नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का और मैं आपको आसान भाषा के अंदर सारी चीज़ें समझाऊंगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि भाई कंपनी जो है किस सेक्टर में से आती है, ये लोग किस चीज़ का बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ प्रेजेंट के अंदर और आने वाले फ्यूचर के अंदर इस कंपनी की और इनके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड है, जिसके चलते हमें इस कंपनी जो है आने वाले टाइम के अंदर कैसे रिटर्न्स लाकर देगी। तो चलिए दोस्तों, सारी की सारी बातों को क्लियर करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि भाई क्या आपको इस आईपीओ को अप्लाई करना है या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना है। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना है या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। तो बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इनकी वेबसाइट के ऊपर जानने के लिए कि भी कंपनी यहाँ पर क्या करती है। तो ये लोग यहाँ पर ऑयल वगैरह बनाते हैं, जिसके अंदर इंडिया के अंदर इन लोगों के पास में 26.5% जितना मार्केट शेयर है। मतलब कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेक्टर के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब मैं आपको इन लोगों के प्रोडक्ट की लिस्ट भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये लोग यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर मिनरल ऑयल्स एंड पेट्रोलियम जेली ये बनाते हैं। फिर साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर स्पेशलिटी ऑयल्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर पैराफिन वैक्स यानी कि जो हमारी मोमबत्तियाँ होती है, जो हमारी यहाँ पर कैंडल होती है, वो लोग यहाँ पर बनाते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर रबर प्रोसेसेस ऑयल्स बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स बनाते हैं। साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होने वाले ऑयल्स बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो ऑटोमोटिव्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारे व्हीकल वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर यूज़ होने वाले ऑयल्स वगैरह ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो आसान भाषा के अंदर अगर हम लोग समझे तो ये लोग यहाँ पर इस तरीके के ऑयल्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। जहाँ पर आप लोग ये देख ही सकते हो कि भाई इन लोगों के प्लांट किस तरीके के हैं और कहाँ कहाँ पर सेटअप है। नीचे यहाँ पर जगह का भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहीं ये जो यहाँ पर एक फैमिली है, तो ये लोग इस कंपनी को ऑन करते हैं और साथ ही साथ यही लोग इस कंपनी को यहाँ पर मैनेज और ऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 22 नवंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, वहीं 24 नवंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 160 रुपीज़ से लेकर 169 रुपीज़ तक के बीच का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली आपको कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो आपका टॉप वाला प्राइस होता है वहीं सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 88 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो यहाँ पर 500 करोड़ का टोटल इशू है और उसमें से यहाँ पर 302 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी का जो है वो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई फ्रेश इशू जो है वो ज़्यादा है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पर कम है। साथ ही जो आईपीओ की साइज है वो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ की है, जिसके चलते इस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने के और काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज के और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,872 रुपीज़ की हो जाएगी। और दोस्तों, अगर ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसके जो मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट्स के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्या है कि आपको एक्स्ट्रा लॉट्स का यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और आपका पैसा यूँ ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,08,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई के बिग कैटेगरी के अंदर आप लोगों को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10,11,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 87.50% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 64.63% हो जाएगा। तो नो डाउट आईपीओ के बाद में कंपनी के प्रमोटर का स्टेक घटेगा, लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में 60% जितना स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसे समझते हैं। अगर हम लोग बात करें एसेट की, तो ईयर ऑन ईयर नो डाउट एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 1800 करोड़ के करीब करीब एसेट्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर समझने की कोशिश करें तो 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 161 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बुक किया था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 के अंदर यहाँ पर 184 करोड़ का हो गया, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 213 करोड़ का हो गया। और 2023 के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पर 54 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, साथ ही साथ कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, तो एक अच्छी चीज़ हमारे लिए यहाँ पर हो जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें इनके नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और पिछले 3 सालों के दौरान जो इनकी बोरोइंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुकी है। तो नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एसेट के कंपैरेटिवली, प्रॉफिट के कंपैरेटिवली अगर हम लोग इनके बोरोइंग को समझने की कोशिश करें, तो कोई उतनी ज़्यादा बोरोइंग नहीं है। ये बस अपने 1-2 सालों के प्रॉफिट से ही सारी की सारी बोरोइंग को रीपे कर सकते हैं। और अगर ये लोग यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर बोरोइंग वगैरह लेकर आए हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की,
तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 6.16 का है, मतलब कि कंपनी जो इस आईपीओ के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आ रही है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। जब मैं पेयर कंपेरिजन करूँगा तब आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। अगर मैं बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 1650 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके पास में ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर बचती है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 32% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो वो यहाँ पर 41% का है, मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.22% 22 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ठीक ठाक सा है, न ज़्यादा है न कम है, और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो 23 रुपीज़ की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 32% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर गांधार ऑयल रिफाइनरी के अगर हम लोग यहाँ पर पेयर कंपेरिजन करते हैं, तो इनके पेयर के अंदर आप लोग देख ही सकते हो कि भाई काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पर आ जाती है इस सेक्टर के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करें पी रेशियो की, तो इनका जो पी रेशियो है वो यहाँ पर 6 के करीब है। वहीं जो कंपेरेटिवली दूसरी कंपनियों का पी रेशियो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। इनके पेयर के अंदर यहाँ पर 7-8 लिस्टेड कंपनियाँ हैं ऑलरेडी, उसके बावजूद भी सभी के कंपेरेटिवली इनका जो पी रेशियो है वो काफ़ी कम है। कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। साथ ही साथ इन लोगों को जो मार्केट स्टेक है वो 26% का है। तो आपको ये बात नोटिस करनी पड़ेगी कि भाई ये लोग इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं, और ये इस सेक्टर का एक बहुत ही बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो एक चीज़ अच्छी यहाँ पर हो जाती है कि कंपनी बड़ी है, अच्छे से परफॉर्म भी करिए। साथ ही साथ इन लोगों की जो वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। वहीं इन लोगों की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी आप लोग कंपेरेटिवली देख ही सकते हो कि वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। पहले तो इन लोगों ने यहाँ पर थोड़े बहुत बोरोइंग के रीपेमेंट से रिलेटेड बात करी है। फिर इन लोगों ने यहाँ पर अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर कुछ नई इक्विपमेंट वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, तो उसको भी वन ऑफ द रीज़न बताया। साथ ही साथ इन लोगों को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, तो उसको भी एक रीज़न बताया है। और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी अपना रीज़न बताया है। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है, जो आईपीओ के पीछे का रीज़न है, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इस आईपीओ को ओपन हुए आज पहला ही दिन हुआ है, और मैं दोपहर के वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी दिखाता हूँ, जिससे चलते आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। एज ऑफ नाउ ये जो आईपीओ है यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर 1.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुए हैं। वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर 4.52 टाइम्स जितने यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर 4.27 टाइम्स जितने यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। वही टोटल यहाँ पर 2.38 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि पहले ही दिन सारी कैटेगरियों के अंदर 1 टाइम से ज़्यादा यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और क्यूआईबी कैटेगरी के अंदर पहले दिन पर इतना अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों आखिरी दिन जाते जाते इसका जीएमपी और सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट जो है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा गांधार ऑयल एंड रिफाइनरीज इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों आप लोग इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हो। मैं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग 5 साल 10 साल या 15 सालों के लिए इस कंपनी के बारे में सोचें, इसके अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये जो है वो अपने सेक्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकती है। वहीं अगर बात करिए लिस्टिंग गेन की, तो एज ऑफ नाउ लिस्टिंग गेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बन रही है, लेकिन उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग आखिरी दिन की जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट करें, जिससे चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर दूसरे 3-4 आईपीओ और चल रहे हैं सेम डेट के बीच में, तो आप लोग यहाँ पर मैं सभी के ऊपर डिटेल एनालिसिस के वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर लेना। और लिस्टिंग गेन के लिए मैं आखिरी दिन के ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे चलते आप लोग एक क्लियर कट डिसीजन ले पाए कि भी आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो जो 3-4 आईपीओ चल रहे हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आईपीओ कौन सा रहेगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।